हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो से लगातार जुड़े होंगे और लगातार हमारे वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 9 भारतीय भवन चैप्टर खाद्य संसाधन एवं पौधे के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रख रहा हूं। इनके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े बड़े हैं, जरा ध्यान से इनको सबको देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वह है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। उत्तर है, क्योंकि ये भोजन का उत्पादन अपने शरीर के भीतर नहीं करते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें परपोषी कहा जाता है। दाल, अनाज, सब्जी और फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो एक शब्द में अगर उत्तर दें तो पोषक तत्व प्राप्त होता है। और दाल से हमें प्रोटीन, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट, सब्जी और फलों से विटामिन और खनिज की प्राप्ति होती है। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। हम जानते हैं कि अनाजों के उत्पादन में जो आशातीत वृद्धि हुई है उसे हरित क्रांति कहा जाता है, और हरित क्रांति का मुख्य कारण है उच्च किस्मों के बीजों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह पूछ रहा है, किस प्रकार की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। तो हम जानते हैं जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है, जैसे धान, कपास, ईख, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, संकर फसल किसे कहते हैं। तो पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत किस्म को हम लोग संकर फसल कहते हैं। पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। तो पादप प्रजनन की परिभाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी फसल को दो विभिन्न वांछित गुणों वाली प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन करा करके एक नवीन प्रजाति विकसित करने की क्रिया को ही पादप प्रजनन कहते हैं। इसमें दो विभिन्न नस्लों को मिलाते हैं और एक इच्छित नस्ल को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, हरे पादपों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हरे पादप को अपने वृद्धि और विकास के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों में बटे होते हैं। बृहत पोषक तत्व पौधे ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व को वो कम मात्रा में प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, जल से। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, तो वही यहाँ आंसर लिखा गया है कि पौधे को अल्प मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है। अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। खाद का मतलब हमारे कृषि अपशिष्ट, हरे सड़े गले पौधे, मिट्टी, उर्वर, ये गोबर इत्यादि जो है, तो ये सब इन्हें पौधे को आवश्यक पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस प्रदान करते हैं। प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्या के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला, प्राकृतिक उर्वरक यानी कि खाद जो है उसकी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। इसके भंडारण और परिवहन में कठिनाई होती है मात्रा अधिक होने के वजह से, और विशिष्ट पादप पोषकों की इसमें काफी कमी होती है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का प्रयोग किया जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग किसान के मित्र केचुआ का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की खेती में एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग मिश्रित और अंतर फसल उत्पादन में एक से ज़्यादा फसल को एक साथ लगा सकते हैं। किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम बताएं। तो गेहूं और सरसों को एक साथ मिलाकर लगाना, मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ मिलाकर लगाना मिश्रित खेती का उदाहरण है। मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करना है। तो फसल की इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक फसल का नुकसान हो रहा है तो दूसरा फसल उसकी पूर्ति कर देगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि फसल की पूर्ण विफलता से हम लोग बच सकते हैं मिश्रित फसल उत्पादन विधि के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 को देखें। प्रश्न संख्या 15, पीड़क या पेस्ट क्या है, इससे पूछ रहा है। तो समस्त रोगाणु जो पौधे में लगते हैं, जैसे खरपतवार, कीट, जीवाणु, कवक,
ये जो लग करके पौधे को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, उसे क्या कहते हैं, पीड़क कहा जाता है। एक कीट पीड़क का नाम बताना है। बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ यहाँ नाम लिखा गया है। गंधी बग है, भृंग है, टिड्डा है। अगला प्रश्न संख्या 17 को देखें। खरपतवार क्या है? वैसे अवांछित पौधे जो फसल के साथ स्वतः उग जाते हैं और फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और क्षेत्रफल को भी घेरते हैं। इस तरह से वो फसल को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवारनाशी क्या है? वैसे रसायन जिनका प्रयोग फसलों के में मौजूद खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें खरपतवारनाशी कहा जाता है। किसी 2 आम खरपतवार का नाम बताना है। तो चौलाई अमरेंथस, बथुआ चिनोपोडियम, दूब घास, गाजर घास, ये सब जो है आम खरपतवार है। रोगाणु पौधे में किन माध्यम द्वारा प्रविष्ट होते हैं? कैसे कैसे पौधे में प्रवेश कर सकते हैं रोग कारक? तो मूल, जड़ के द्वारा, तने तथा पत्तियों को काट करके नष्ट कर सकते हैं। ये तने और फलों में छेद करके अंदर पहुंच सकते हैं। पौधे के विभिन्न भाग से कोशिका रस को चूस लेते हैं, है ना, इस तरह से वो अंदर जा सकते हैं। पीड़कनाशी का क्या कार्य है? पीड़कनाशी का काम है पीड़क को, रोगाणु को, है ना, जीवाणु, कवक, कीट वगैरह को नष्ट कर फसल की सुरक्षा करना ही पीड़कनाशी का कार्य है। भंडारण में अनाज को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 अजैविक कारक का नाम बताना है। तो नमी के कारण भी भंडारित अनाज नष्ट हो सकते हैं। तापमान में कमी या बढ़ोतरी की वजह से ही हमारे भंडारित अनाज जो है वो नष्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है, भंडारण के दौरान अनाज को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 जैविक कारक का नाम बताना है। तो जैविक कारक में जीवाणु, फफूंद, कीट, धान घुन आता है, दाल भृंग आता है, चूहा है, ये सब जो है भंडारण के दौरान अनाज को हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, धूमन की प्रक्रिया क्या है? धूमन किसे कहते हैं? तो इस प्रक्रिया में हम लोग वाष्पशील रसायन जैसे कि एल्युमिनियम फास्फाइड की बनी हुई गोली की निश्चित मात्रा को हम लोग अपने भंडारित अनाज में रख देते हैं, जो कि पीड़कों का नाश करते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? धूमन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 को देखें। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दाल के सेवन से हमें क्या प्राप्त होगा? तो दाल के सेवन से मुख्यतः हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 27 को देखें। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो फास्फोरस बृहत पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं को रबी फसल कहा जाता है। गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? तो हम जानते हैं गाजर घास जो है वह खरपतवार है, जो फसलों के बीच में अनावश्यक रूप से उग आता है। 2,4-D यह एक पीड़कनाशी है। इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका पूरा नाम भी जान ले, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, है ना, इसका पूरा नाम है। यह खरपतवार को नष्ट करने के काम में आता है। यह कह सकते हैं कि 2,4-D जो है वह एक खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे को विकसित किया जाता है? मतलब डीएनए को एक पौधे से दूसरे पौधे में डाल करके हम लोग किस प्रकार का पौधा विकसित करेंगे? तो इसके द्वारा हम लोग अनुवांशिकीय रूपांतरित पौधे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की प्राप्ति करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेंगे और लगातार हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको और कुछ चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें कमेंट करके अपने बात को बता सकते हैं। किस प्रकार के खेतों में, अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न को देखें। किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का प्रयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? तो कार्बनिक खेती में हम लोग पीड़कनाशी का प्रयोग
या अलग रासायनिक उर्वरक वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बनिक खेती जो है वो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। इसमें हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं और पीड़कों को नष्ट करने के लिए नीम की पत्तियों तथा अन्य दूसरे जैव पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो एक कीट दूसरे कीट को खा जाते हैं। उन तरह के कीटों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो हम जानते हैं सल्फर पौधे को अत्यधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए यह बृहत पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो है वह निराई या वीडिंग कहलाती है। इसमें हम लोग खुरपा या हाथों से चूनकर घास फूस को खेतों से अलग कर देने का काम करते हैं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लगातार प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।